बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और फाइनेंस एक्ट के ज़रिए इनकम टैक्स लॉ में आने वाली जो चेंजेस हैं, जिन्हें हमने 5 छोटे-छोटे लेक्चर्स में कवर किया है, आप उसको एन्जॉय कर रहे होंगे। आज भी हम कुछ बाकी रह जाने वाली तब्दीलियों को देख लेते हैं। अमेंडमेंट नंबर 44 फर्स्ट कैजुअल 2 सेक्शन में तब्दीली की गई। पहले ये होता था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो आपको डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 4.5 से 5.5% तक टैक्स अदा करना होता था, एडवांस टैक्स। अंडर सेक्शन 236C उसको सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिया है और उसको कर दिया है 2.75%। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे तो आपको 1.5% से 2.5% तक टैक्स देना होता था डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब उन्होंने उसको भी सिंगल रेट कर दिया है 1.25%। तो लिहाजा 1 जुलाई 2026 से ऑनवर्ड या 1 जुलाई को आप कोई भी खरीदारी करेंगे तो एडवांस टैक्स खरीदारी पे आपको देना है प्रॉपर्टी की 1.25% और बेचने पे देना है 2.75%। नंबर 1। नॉन फाइलर की जो रेट्स हैं वो अपनी जगह कायम और दायम हैं, उनको कोई तब्दीली नहीं की गई। अच्छा अच्छा, ये जो चेंजेस हैं ये प्रपोज भी हुई थी और ये अप्रूव हो गई, ये मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा कि जी नॉन फाइलर का क्या हुआ। नॉन फाइलर के रेट्स वही हैं, हायर रेट्स हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ जस्ट टू रिकॉल दो रेट्स। नॉन फाइलर के जो रेट्स थे वो 10.5% थे, 14.5 और 18.5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाले रेट्स हैं, आप ये आपको नजर आ रहे होंगे, नॉन फाइलर के रेट्स हैं ये वाले। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिए। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि लेट फाइलर के भी तो रेट्स थे। लेट फाइलर के रेट्स रूल नंबर 1A ऑफ 10 स्केड्यूल में दिए गए थे, 7.5 8 डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इसका क्या हुआ? तो इस सिलसिले में ये बताना है कि लेट फाइलर की कैटेगरी को ही खत्म कर दिया गया है और 10 स्केड्यूल से, ये देखिए 10 स्केड्यूल में रूल नंबर 1A को खत्म कर दिया गया है। The finance bill also proposed to withdraw the enhanced, यानी ज्यादा फाइलर से ज्यादा enhanced advance tax rates currently applicable to late filer for the purchase and sale of immobile property। इसको विड्रॉ करने के लिए प्रपोज किया था और ये अप्रूवल हो गया। फाइनेंस एक्ट में तब्दीली कर दी। रूल 1A जहां लेट फाइलर के रेट थे 236C और K के लिए, उनको ओमिट कर दिया गया है। लिहाजा हम कंक्लूड करते हैं अपनी बात को। मैंने ये 36 नंबर एंट्री और आपको ये वाली एंट्री 32 नंबर एंट्री पढ़ाई और इसमें ये बताया कि अब आज हम 3 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये लेक्चर, तो 1 जुलाई 2026 से अब 2 ही कैटेगरीज होंगी, या फाइलर हुआ करेगा या नॉन फाइलर हुआ करेगा। लेट फाइलर अब कोई चीज नहीं है। फाइलर के रेट मैंने बता दिया आपको, खरीदारी पे 1.25%, प्रॉपर्टी बेचने पे 2.75%, और नॉन फाइलर के रेट आपको दिखा दिए, वही हैं जो पिछले साल मौजूद थे, अब भी वही हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी। एक और तब्दीली की गई है, जब भी आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से कोई भी पेमेंट करते हैं, जो पेमेंट आपकी बाहर जाती है फॉरेन रेमिटेंस के तौर पे, जैसे कि आपने चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन ली भी है, इसके अलावा नेटफ्लिक्स की ली भी है, आपने जूम की ली भी है, तो आपका क्या होता है, या आप बाहर मुल्क में जाते हैं, होटल में स्टे करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपकी जो आपकी स्पेंडिंग है वो आउटसाइड पाकिस्तान, यानी आपके पाकिस्तान के शेड्यूल बैंक से आपके कार्ड से पेमेंट बाहर जा रही होती है, रेमिट हो रही होती है, तो उस पे क्या होता था, 5% टैक्स कट जाता था। मतलब आप 100 रुपए खर्च करते थे, 5 रुपए टैक्स कट जाता था। उसको उन्होंने 5 रुपए से कम करके 50 पैसा कर दिया, समझ लें। ठीक है, यानी 0.5% कर दिया आपका। ठीक है, तो ये एक बड़ी तब्दीली है। दायरे 5% भी अच्छी खासी, जिनकी ट्रैवलिंग होती थी ठीक ठाक एडवांस टैक्स बन जाता, लेकिन ये क्लेम हो जाता था। आई डोंट नो इसको कम क्यों कर दिया। बहरहाल जाहिर सी बात है, एक्सपेंडिंग बड़े लोग ही कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अदरवाइज सैलरी क्लास भी से क्लेम कर लेती थी एम्प्लॉयर के पास, और वैसे भी बिजनेसमैन के भी क्लेम हो जाता था। तो बहरहाल इसको रिड्यूस कर दिया, तो हम कहेंगे कि अच्छी बात है। चलें, टैक्स बर्डन कम कर दिया, प्रॉपर्टी के जो रेट्स को कम किया, ये भी एक अच्छी बात है। और जो क्रेडिट डेबिट कार्ड से जो पैसे जाते थे, फॉरेन रेमिटेंस बाहर जाते थे, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी किस लिए जाते थे, ट्रैवलिंग करते हैं वगैरह वगैरह, नेटफ्लिक्स, बाइंग करते हैं आप, चैट जीपीटी की सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन और सो ऑन, एप्पल की सब्सक्रिप्शन, होटलिंग वगैरह वगैरह, तो उसमें ये आपकी रिडक्शन हो गई रेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कदम है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, और एक चेंज जो आया है वो भी बहुत अच्छा चेंज है। पहले ये होता था कि अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन 100 मिलियन की सेल्स को क्रॉस कर लेता था किसी एक साल में,
तो नेक्स्ट ईयर से वो विदहोल्डिंग एजेंट बन जाता था, यानी अब उसको पेमेंट करते हुए लोगों का टैक्स काटना होता था। तो अब उन्होंने इस लिमिट को इनहेंस कर दिया है क्लॉज 115 के जरिए, पार्ट 4 सेकंड स्केजुअल। तो ये भी बहुत अच्छा चेंज है, उसको इन्होंने कर दिया है 100 से 200 मिलियन कर दिया है, ठीक है। 200 मिलियन कर दिया यानी 20 करोड़। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बाज औकात कुछ इंडिविजुअल जो है 100 मिलियन क्रॉस कर जाते थे और विद होल्डिंग एजेंट्स बन जाते थे, तो ये एक अच्छी बात हो गई कि अब उसको 200 मिलियन पे ले गए हैं, तो लिहाजा 200 मिलियन तक विद होल्डिंग एजेंट वो नहीं बनेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी और खुशाइन चेंज है। इससे क्या होगा कि एक तो कंप्लायंस लेवल कम होगा, और दूसरा ये कि स्मॉल और मीडियम साइज ट्रेडर्स जो हैं उन पे ये बर्डन होता था विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराना वगैरह वगैरह। और फिर ये लोग जब खरीदारी करते थे मार्केट से, तो जब कहते थे हम आपका टैक्स काटेंगे, तो सप्लायर इन्हीं कहता था ठीक है मैं बिल में लोड कर देता हूँ, तो इनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम होगी। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा एक और चेंज की तरफ भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। सपोज कर लें आप एक इंडिविजुअल हैं और आप नॉन फाइलर हैं और आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते थे। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, आपने यूनिट खरीदे या स्टॉक एक्सचेंज में आपने यूनिट खरीद लिए, और फिर आपने क्या किया, 6 महीने बाद यूनिट बेच दिए और आपको कुछ कैपिटल गेन मिल गया। 100 रुपए वाला यूनिट 101 रुपए का चला गया, ठीक है। तो आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था ना, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज यूनिट्स, वो फाइलर और नॉन फाइलर का एक ही होता था, 15% होता था। लेकिन इस बजट में प्रपोज किया कि नहीं भाई, फाइलर का तो 15 ही रहेगा, लेकिन नॉन फाइलर का 30 हो जाएगा। अब अगर, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों ने अकाउंट बनाए हुए होते हैं, तो मैं उसकी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको कोरिलेट करना आसान होगा। सो नाउ इफ यू आर अ नॉन फाइलर, अगर आप नॉन फाइलर हैं, आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, स्टॉक एक्सचेंज में पैसे डाल दिए, कैपिटल गेन आपको मिला, और तो अब आपका 15% रेट नहीं होगा, बल्कि आपका रेट डबल हो जाएगा, 30% हो जाएगा। ये मैंने लिख दिया ही, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो 10 स्केड्यूल है, 10 स्केड्यूल जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, 10 स्केड्यूल में ना एक रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 ये बताता है कि ये जो 10 स्केड्यूल ये बताता है कि नॉन फाइलर के रेट क्या होंगे, और रूल 10 ये बताता है किन सेक्शंस पे ये 10 स्केड्यूल के रेट अप्लाई नहीं होंगे। तो ये एक्सक्लूजन्स हैं। तो इन एक्सक्लूजन्स में जो वाई नंबर थी, वाई नंबर एंट्री, टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 37A ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ऑन एंड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2025, इसको ओमिट कर दिया गया है। जब इस एंट्री, ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया है बल्कि नोट्स में, हाँ यहाँ आ गया, मैंने फर्स्ट लाइन में लिख दिया है। तो जब इसको ओमिट किया, इसका मतलब अब नॉन फाइलर के रेट्स लगेंगे। तो जाहिर है अब अगर आपका कैपिटल गेन आया तो उस पर आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, 30%। तो बहरहाल मैंने इन नोट्स में रेट आई थिंक नहीं लिखा। इट विदड्रॉ एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन देयर बाय एनहांस रेट फॉर नॉन फाइलर, okay, exclusion under which the enhanced withholding rates for non-filer were not applicable। ठीक हो गई बात। Consequently, non-filer will be subject to 100% higher rates on, मैं यहाँ लिख देता हूँ, it means 30%, ताकि आपको परसेंटेज आ जाए, ठीक है। तो ये भी एक बात मैंने आपसे बता दी, ये भी बहुत अहम चेंज है एक, इससे बर्डन ज़ाहिर नॉन फाइलर के लिए बढ़ेगा और ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक चेंज और आया है, और वो चेंज ये है कि पहले ऐसे हुआ करता था कि ये जो बल्कि मैं यहाँ से पढ़ ही लेता हूँ ना इसको। पहले ना 0.25% मिनिमम टैक्स होता था कुछ लोगों के लिए, उसको 1.25% कर दिया, पूरा 1% बढ़ा दिया। वो कौन लोग हैं? द फाइनेंस बिल 2026 proposes to withdraw the concessional minimum tax rate currently available to। अच्छा, ये मिनिमम टैक्स क्या होता है? लॉ ये कहता है भाई आप बिजनेस करो, अगर आपका प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो ठीक है लॉस आ गया, लेकिन आप लॉस की सूरत में भी हमें टैक्स दोगे। वो टैक्स क्या होगा? सेल्स का 0.25% दोगे। इन लोगों को ये कहा गया था, लेकिन अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप 0.25% नहीं देंगे, 1.25% देंगे। अब ये कौन लोग हैं, आइए देख लेते हैं। इसमें है डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और सिगरेट्स। इन तीन लोगों से ये कहा गया है कि भाई आप पहले 0.25% देते थे, अब आपको 1.25% देना पड़ेगा। तो जाहिर है इस सेगमेंट के लिए, इन तीन लोगों के लिए, इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो फार्मा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे थे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील कर रहे थे, सिगरेट्स में डील कर रहे थे, इनके लिए बर्डन को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो एक ये तब्दीली आई है, ज़ाहिर है ये अनफेवरेबल है टैक्स के लिए, और ये भी अप्रूव हो गई। इसके अलावा बहुत ही अहम चेंज आया है और रिलीफ दिया गया है यहाँ पे भी, सुपर टैक्स। ये भी बहुत अहम चीज है। अच्छा, सुपर टैक्स क्या होता है पहले थोड़ा समझ लें। पहले ये होता था कि
अगर आपकी इनकम, अच्छा इनकम निकालने का जो तरीका लॉ ने बताया है फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस वो तो अपनी जगह, लेकिन सुपर टैक्स जो एक एडिशनल टैक्स है इसको वर्कआउट करने के लिए सेक्शन 4C ने इनकम निकालने का एक डिफरेंट तरीका बताया है। अच्छा उसको हम पहले मेरी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं 4C क्या है, यहाँ उसको बताना मकसूद नहीं है, यहाँ हम ये बता रहे हैं कि वहां जब इनकम निकलती है और अगर वो 150 मिलियन से ज्यादा होती थी तो टैक्स लगना शुरू हो जाता था, एडिशनल टैक्स, सुपर टैक्स। तो भाई 150 से 200 मिलियन है तो 1% लगेगा, 200 से 300 है तो 2% लगेगा, और 500 मिलियन से ऊपर है तो 10% लगेगा। तो इससे बहुत बर्डन आ रहा था लोगों पर। मिसाल के तौर पर एक पार्टनरशिप फार्म है, पार्टनरशिप फार्म ने 300 मिलियन का प्रॉफिट किया, अब वो 45% का टैक्स अलग देती जो नॉर्मल आपका स्लैब रेट्स होते हैं डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट कैजुअल के, और जो 40-45%, और फिर वो उसके अलावा सुपर टैक्स मजीद देती थी, सरचार्ज मजीद देती थी। तो भाई उसमें उन्होंने कहा भाई ठीक है हम ऐसा करते हैं, हम 150 मिलियन की जो लिमिट रखी थी हम इसकी और सुपर टैक्स देना होता था अगर इनकम एक्सीड करती है 150 मिलियन, हम ऐसा करते हैं इसकी थ्रेश होल्ड को ही बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि बिल ने प्रपोज किया है कि सब्सटेंशियली इंक्रीज कर दे इनकम थ्रेश होल्ड फॉर द लेवी ऑफ सुपर टैक्स सेक्शन 4C फ्रॉम 150 से 500 मिलियन। अब अगर वही पार्टनरशिप फर्म, वही कंपनी, वही इंडिविजुअल अगर 500 मिलियन से ज्यादा की इनकम करेंगे तो सुपर टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। और लगेगा भी कितना, आखिरी पैरा में मैंने आपको बताया कि 8% सुपर टैक्स लगेगा। तो ये इतनी सी बात है, दोबारा बोल देता हूं, इंडिविजुअल एओपी कंपनी अब अगर 500 मिलियन से ज्यादा इनकम करेंगे तो 8% टैक्स लगेगा, अदरवाइज उन पर टैक्स नहीं लगेगा, सुपर टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ा रिलीफ है। हाँ अलबत्ता 3 लोगों के बारे में ये कहा है कि उन पे तो 10% ही लगेगा, और जैसे ही उनकी इनकम 150 मिलियन से ज्यादा होगी तो उन पे 10% डायरेक्ट लग जाएगा। वो 3 लोग कौन है? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज हैं, और बैंकिंग कंपनीज हैं। इन तीनों को कोई रियायत नहीं दी, कोई माफी नहीं दी, इनको तो भाई 10% ही लगेगा। बाकी लोगों को रियायत दे दी गई है। उम्मीद है मैं आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया होऊंगा। अच्छा अब एक्सपोर्टर्स ने कहा भाई बात, अच्छा यहाँ तक तो देखें बजट में बात आई थी और अप्रूव हो गई। अब फाइनेंस एक्ट में एक और चीज इन्होंने डाल दी, इन्होंने एक्सपोर्टर को कहा भाई अगर एक्सपोर्टर भी ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगा, लेट से वो 700 मिलियन दिखाता है प्रॉफिट, तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा 8%। तो एक्सपोर्टर तो वैसे ही हमारे मुसीबत हमारे लिए बनी हुई है, ये लोग बाहर से पैसे लाते हैं, जब से हमने इनको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके गए हैं तो मसला बना हुआ है, लॉस दिखाना शुरू कर दिए इन्होंने, रिफंड मांगना शुरू कर दिए हैं। उनको उनके बारे में ये कह दिया एक क्लॉज नंबर 104A पार्ट 4 सेकंड स्केड्यूल में ऐड करके कि भाई देखो अगर तुमने जितनी भी सेल की है उसका 80% या उससे ज्यादा उसी साल में तुम ले आते हो ना पाकिस्तान में, तो तुम पे सुपर टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2026 हैज इन, यहाँ मैंने देखे फाइनेंस बिल नहीं लिखा, एक्ट लिखा है, और यहाँ पे बिल लिखा है, तो ग्रीन कलर में एक्ट से आई है चीज। हैज इंसर्टेड क्लॉज नंबर फला टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सुपर टैक्स टू एक्सपोर्टर under newly inserted clause, the provision of 4C shall not apply for a tax year where more than 80% of the person's total turnover comprises 80% of the person's total turnover comprises export proceed realized during the tax year। जो मैंने आपको बात बताई, अब सपोज कर लें एक पार्टनरशिप फर्म है या एक कंपनी है, एक इंडिविजुअल है, उसका प्रॉफिट तो आ गया 800 मिलियन का, अब उसपे तो 8% सुपर टैक्स एडिशनल लगेगा। लेकिन उसने कहा भाई देखें मैंने 800 मिलियन नहीं 8000 मिलियन की सेल्स की थी, और 8000 मिलियन का 80% मैं सारा का सारा अपने पाकिस्तान बैंक में ले आया हूँ, तो लिहाजा मुझे सुपर टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ ठीक है आपको नहीं लगेगा। इसका पर्पस दो है, विन विन स्ट्रेटजी है। एक्सपोर्टर को बोल रहे हैं भाई तुम शराफत से जो है ना प्रोसीड पाकिस्तान में लेकर आओ, बाहर पार्क नहीं करो, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि भाई हम तुम्हें सुपर टैक्स की छूट दे देते हैं, तो चलें ये अच्छी बात है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस के लिए जरा सा बर्डन कम हो, ताकि उनकी कॉस्ट कम हो, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में compete करने में उन्हें थोड़ी सी मदद मिल सके। क्योंकि देखें ना 10% का सुपर टैक्स मैक्सिमम लगता था, तो बहुत बड़ा बर्डन था, तो ये भी एक अच्छा रिलीफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने कर ली, और कोई गवर्नमेंट पे हमने तनकीद भी नहीं की, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने प्रोविजंस किए हैं, एक्सेप्ट ये कि हमने यहाँ बात की कि थोड़ा सा रेट यहाँ इन्होंने 1% बढ़ा दिया डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मा वगैरह के लिए। अच्छा इसके अलावा एक और अच्छी बात है, सैलरी के जो टैक्स रेट्स हैं इसके अंदर इन्होंने कमी की है। अब इसको हम कोई आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि
ओवरऑल बर्डन जो मिडिल और हाई इनकम सैलरीड इंडिविजुअल्स है उसका कम हुआ है, और इन्होंने स्लैब्स को भी बढ़ा दिया है। पहले ये होता था अगर 41 लाख से ऊपर आपकी जो भी इनकम होती थी ना उसमें 35% टैक्स होता था। अब इन्होंने क्या किया कि 70 लाख से ऊपर अगर आपकी जितनी इनकम होगी उस पे 35% टैक्स होगा, ठीक है। और फिक्स टैक्स वही रखा है डिफरेंट लेवल्स पे। अगर हम देखें जो 5 लेवल्स हैं उसमें बल्कि 4 लेवल पे फिक्स टैक्स वही रखा है। 5, 6, 7 जो नए 3 लेवल्स बनाए हैं, और 8वां नए 5 से लेकर 8 तक अब ये नए लेवल्स ऐड हुए हैं। इसके अंदर फिक्स टैक्स को भी कम किया है और वेरिएबल टैक्स को भी कम किया है। अब मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा कि कितनी सैलरी होगी तो कितना इम्पैक्ट आएगा, वो आप खुद चेक कर सकते हैं। और अब सैलरी के कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं, आप वर्कआउट कर लीजिए अपनी सैलरी पे। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रेट्स कम कर दिए गए हैं। अच्छा, ये जो मैं जिस शीट से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0345854768 आप मुझे हाई करके सिर्फ ये कह देंगे शीट नोट्स प्लीज, तो मैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एनालिसिस नहीं किया, बस आपको रेट्स बता दिए। चले एक हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 4 नंबर लाइन में हम देखें तो अगर किसी की सैलरी 26 लाख है तो पहले उसने 26 लाख भी कितना टैक्स देना था, 1,16,000 एक देना था, और 4 लाख यानी 22 लाख और 26 लाख का जो डिफरेंस है उसमें 20% नहीं 23% देना था। अब उसने 20% देना है। तो इसका मतलब है अगर मैं निकालूं कितनी सेविंग हुई, 4 लाख रुपए पे 3% की सेविंग हो गई, एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी मैं कोई तफसील में नहीं जा रहा। फिर ये कि एक और सेक्शन है, ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा हेल्प किया है इन्होंने। अगर बाहर से ड्रामा, डब्ड कंटेंट या कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें बाहर मुल्क का एक्टर स्क्रीन पे होता था तो उस पे जैसे 1 लाख रुपए आई थिंक पर सेकंड टैक्स था, और एक एपिसोड एक किस्त जो ड्रामा की होती है उस पर 10 लाख का टैक्स था। तो उन्होंने इस सेक्शन को ओमिट करने के लिए प्रपोज किया था और ओमिट कर दिया। आपने देखा होगा तुर्की पाकिस्तान के बहुत ज्वाइंट वेंचर हो रहे हैं, उसमें ये हो रहा था कि बहुत ज्यादा टैक्स की हिट आ रही थी तो उसको उन्होंने खत्म ही कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं। ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई उन्होंने टैक्स खत्म कर दिया ड्रामा इंडस्ट्री पे, और ये भी सैलरी पे भी रिड्यूस रेट हो गई। 4C भी इन्होंने फायदा दे दिया, इन सेक्टर्स को थोड़ा मिनिमम टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा, एक और अहम काम हुआ है। अच्छा, सेक्शन नंबर 153 के अंदर जो है ना, जो सप्लाईज के रेट्स हैं उसमें तो इन्होंने कोई तब्दीली नहीं की है। सर्विसेज के अंदर इन्होंने क्या काम किया है, जो रिड्यूस रेट की सर्विसेज थी ना जिसपे हम 7, 5, 6% काटते थे टैक्स, जैसे ट्रांसपोर्टर्स की हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, तो उन्होंने 6 को 7 कर दिया है, 1% बढ़ा दिया, ठीक है, 6 को 7 कर दिया। और जो स्टैंडर्ड रेट की सर्विसेज होती थी ना उनको 5 से 15% पे होती थी, 15 से 14 कर दी। इसको हम कहते थे स्पेसिफाइड सर्विसेज और स्टैंडर्ड रेट सर्विसेज। तो 15 से 14 यानी रिड्यूस रेट वाली में 1% बढ़ा दिया और स्टैंडर्ड रेट वाली में 1% घटा दिया, कम कर दिया, 15 से 14 कर दिया। तो ये एक तब्दीली की गई है। चलें ये भी बेहतर है, 6 को 7 पे ले आए और 15 को 14 पे ले आए। अच्छा, एक काम और इन्होंने, एक और चीज बताई इन्होंने कहा अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, इफ यू आर एन ऑडिटर, लॉयर, आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यू आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, मिसाल के तौर पर आपने फर्म बनाई हुई है, आपने अपना कारोबार बनाया हुआ है, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, तो अब अगर आप बिलिंग करेंगे तो इन्होंने कहा इनका तो 15 ही होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स भी दी है, जैसे कि डॉक्टर है, एक बंदे ने एक डॉक्टर है, ठीक है, वो अपनी अपनी कंसल्टिंग कर रहा है, और एक आर्किटेक्टर है वो अपनी कंसल्टिंग कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहा है, उसने अपनी फर्म रजिस्टर कराई हुई है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है। तो अगर वो विथहोल्डिंग एजेंट को सर्विसेज दे रहे हैं तो वो फिर 15% ही काटेंगे, इन लोगों का 14 नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 6 से 7 की बात कर ली, 15 से 14 की बात कर ली और 15 की बात कर ली, किन लोगों के लिए वो भी हमने बात कर ली। तो कंक्लूड क्या हुआ कि थोड़ा सा टैक्स बर्डन कहीं बढ़ रहा है और कहीं ज्यादा हो रहा है। तो ये सेक्शन 153 के अंदर तब्दीली है। इसके ऊपर भी हमने बात कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी एक अच्छा चेंज है, ठीक है, इसमें भी बर्डन थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, हाँ, टैक्स का रेट थोड़ा सा और बढ़ाया है, डिस्पोजल ऑफ डेट सिक्योरिटीज। डेट सिक्योरिटीज पे पहले 15% टैक्स होता था, अब 20% टैक्स इन्होंने कर दिया डेट सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर ये डेट सिक्योरिटीज के अकाउंट्स बैंकिंग कंपनीज में भी मेंटेन होते हैं, आईपीएस अकाउंट्स कहलाते हैं। बल्कि और इसके अलावा भी कहीं और भी डेट सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं तो वहां पर भी अब 20% टैक्स विद होल्ड किया जाएगा।
आई थिंक आज के सेशन में जो मैंने सोचा था वो चीजें पढ़ा दी हैं। एक चीज आई थिंक रह गई है, वो भी मैं शेयर कर लेता हूँ आपसे, फिर हम कंक्लूड करेंगे। और हमारी मेरे ख्याल है इनकम टैक्स की हमने चीजों को तकरीबन सारा ही कवर कर लिया है। कुछ थोड़ी बहुत रह भी गई होंगी, लेकिन कोशिश की है कि एम सेक्शन सारे हम आपसे शेयर कर लें। चले, एक रह गया है आई थिंक, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, एक सेक्शन था 24D क्लॉज, ये इनफैक्ट पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल में। वो ये कहता था, रिड्यूस रेट प्रोवाइड करता था, कहता था कि जी ये जो लोग है ना, ये लोग क्या करेंगे, मिनिमम टैक्स 0.25% देंगे। मैंने अगेन आपको बताया मिनिमम टैक्स क्या होता है। अगर आप लॉस करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है भाई 0.25%, 1 रुपए में से 4 आने तो आप हमें फिर भी दे देना, ठीक है, ये मतलब होता है। तो अब इसमें कौन लोग थे, इसमें थे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होलसेलर, टीयर 1 रिटेलर। तो पूरी सप्लाई चेन आ गई। अच्छा, ये कौन लोग थे जो क्या करते थे, ये फास्ट मूविंग गुड्स, एफएमसीजी गुड्स बेचते थे, फर्टिलाइजर बेचते थे, लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फोन बेचते थे, शुगर चीनी बेचते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते थे, सीमेंट और स्टील और एडिबल ऑयल बेचते थे। तो इन लोगों को कहा था कि भाई तुम्हारे मार्जिन कम होते हैं तो ठीक है, अगर तुम्हारा लॉस भी हो तो तुम 0.25% दे दिया करना अपनी रिटर्न में। इनका भी इन्होंने बर्डन बढ़ाया है। पहले फाइनेंस बजट में तो एक बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज डाली थी, जिसको मैंने यहाँ कोशिश किया था आसान करके लिखे हैं आपको बताते, लेकिन मैंने ग्रीन से इसको क्रॉस कर दिया। अब इन्होंने फाइनेंस एक्ट में इस पूरी लैंग्वेज को बहुत आसान तरीके से और बहुत स्पेसिफिक करके बता दिया। उन्होंने कहा भाई देखें, अब क्या होगा, 0.25% का दौर खत्म, अब हमें टैक्स चाहिए, अब 0.5% टैक्स देना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, अब और लोगों का भी बता दिया, क्योंकि इसको तो ओमिट कर दिया ना, ये तो ओमिट होगी, ये वाली बात तो ओमिट हो गई। अब ओमिट होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखें, द रेट ऑफ मिनिमम टैक्स शेल बी 0.5% इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, सब डीलर, होलसेलर ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन दी फॉलोइंग टेबल। अच्छा, टीयर 1 रिटेलर को तो निकाल ही दिया यहां से, ठीक है। और इन लोगों के बारे में कहा कि इन लोगों को 0.5% देना पड़ेगा, और इन लोगों को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एटीएल में होना चाहिए, इनकम टैक्स की भी एटीएल में होना चाहिए, सही है। तो कौन कौन से लोग हैं ये, जो फार्मा के डीलर हों, फार्मा के सब डीलर हों, होलसेलर हों, फर्टिलाइजर के, सिगरेट के, शुगर के, ये तो देखें वही है जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़े थे ना, यहाँ पढ़े थे। वहां ऊपर एफएमसीजी था, उसने इन्होंने एफएमसीजी को निकाल के एफएमसीजी को क्लैरिफाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फार्मा हो गया, फर्टिलाइजर, सिगरेट, शुगर, लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल गुड्स, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी पुरानी बात हो गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा एफएमसीजी को निकाल के इन्होंने कहा भाई देखो, फ्रेश एंड फ्रोजन फूड इन कैंड और पैकेज फॉर्म, अगर ये आप काम कर रहे हैं, बेवरेजेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये है तो एफएमसीजी, ये भी एफएमसीजी, लेकिन क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने कौन कौन से आइटम वाले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर। फिर इन्होंने पास्ता, सीरियल, स्किन केयर, क्लीनिंग एजेंट, लॉन्ड्री, क्लीनिंग एजेंट्स लाइक लॉन्ड्री डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह की बात की, टॉयलेट पेपर, ट्रैश। तो इन चीजों को बेचने वाले लोगों को ये वाला टैक्स देना पड़ेगा 1.5% वाला, ठीक है। तो यहां से टीयर 1 रिटेलर को निकाल दिया। तो अब आपके ध्यान में आएगा, इसका मतलब है टीयर 1 रिटेलर को तो 1.25 देना पड़ेगा। नहीं, 1.25 ही देना पड़ेगा। अगर आप सेक्शन नंबर 113 में जाएंगे और उसके टेबल में जाएंगे, तो वहां पर टीयर 1 रिटेलर पहले से पड़ा, टीयर 1 रिटेलर दो जगह पड़ा हुआ था, यहाँ पर भी पड़ा हुआ था, वहां पे भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ से तो इन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन वहां पर 113 के अंदर मौजूद है और वो रिड्यूस रेट पर ही है, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर 24D में चेंज आई है, यानी कि लोगों को 0.5 से, इन लोगों को 0.5 से 0.25 से 0.5 पे शिफ्ट कर गए हैं, यानी कि इनके रेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो बस इतना ही था, इनकम टैक्स की तब्दीलियां हमने देख ली हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल है बजट में आने वाली तब्दीली को लेकर, फाइनेंस एक्ट में आने वाली, फाइनेंस एक्ट के अंदर जो चीज प्रोविजंस आए हैं, और कोई भी किसी किस्म का भी आपका सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चन को हम एड्रेस कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अब हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे कि सेल्स टैक्स के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं, अब हम उस पर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह।